कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यू हैव टू गिव क्रेडिट टू समवन लाइक नरेंद्र मोदी की वो तीसरी बार जीत के आ गए, जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी होती है। बट अगेन फिर यहाँ पे ऑपोजिशन है भी कहाँ? ये तो ऑपोजिशन का फॉल्ट है। सर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी एक सिंगल फेस्ड पार्टी बन चुकी है अभी रिसेंट टाइम्स में? 2018 में इंडिया टुडे के कवर पे था यंग टर्क्स ऑफ राहुल। उसमें आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और राहुल गांधी की फोटो थी। उसमें सचिन पायलट को छोड़ के सब भाजपा में ऐसे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही सचिन पायलट चमके, जैसे ही ज्योतिरादित्य चमके, तो दिक्कत क्या है, वो राहुल गांधी को ओवरशाइन कर जाएंगे। पूरे जो कांग्रेस का सिस्टम है इस समय वो है राहुल गांधी कैसे चमकते हुए दिखे, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स करना इज फार मोर डिफिकल्ट देन पॉलिटिक्स करना 20 इयर्स बाद, क्योंकि आप मीडिया की लाइट में नहीं थे ना। आप जो करके निकल जाए, कोई पूछने वाला कौन था? अभी तो आप भी पूछेंगे, वो भी पूछेगा, हर आदमी जिसके पास ये फोन है वो जर्नलिस्ट। लेकिन अगर कोई चीज बार बार पब्लिक हाईलाइट कर रही है तो उसको अवॉइड भी बहुत बुरी तरह से किया जाता है। जैसे गुड़गांव में आप मानसून अभी स्टार्ट हो गए तो सड़कें टूटेगी, नोएडा में रिसेंटली हुआ था एक टेकी गाय, वेरी सैड केस, और वो सब भी हटा दीजिए। आप सांस नहीं ले पाते हैं दिल्ली में जब सर्दियां आती है, और उसके बारे में 20 साल से नहीं ले पाते। हाँ नहीं, पर अब इस टाइम ये था कि एमसीडी में दिल्ली, स्टेट में दिल्ली, सेंटर में दिल्ली, तो लोगों का एक एग्रेशन नेचुरल था कि अब क्या दिक्कत आ गई, अब क्या परेशानी। 10 साल केजरीवाल ने इतने गाने गाए, कुछ नहीं कर पाया। जैसी दिल्ली थी वैसी दिल्ली है। अब जो 25 साल बाद बीजेपी वापस आई है दिल्ली में, अच्छी बात रेखा जी का, क्योंकि आपने रेखा जी का नाम लिया था, मैंने कहा जो उनका स्टेटमेंट्स थे कई बार कुछ चीजों को टेक्निकल टर्म्स को गलत तरीके से कोट करते हैं। हम सिंह उनको किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को नहीं आता है। जब आप दिन में 10-8 घंटे बोलेंगे तो 2 बात गलत निकल जाएगी। तो डेवलपमेंट को फोरफ्रंट में रखना, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ समवन लाइक नरेंद्र मोदी, कि उसकी पॉलिटिक्स होगी। पर इसमें ये होता है कई बार, जो मैंने देखा है, मैं आपका व्यू इस पे ज़रूर जानना चाहूँगा कि डेवलपमेंट अगर अच्छी हो रही है, जो चीज़ें डिस्कशन में आ रही है वो तो है ही है, लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार पब्लिक हाईलाइट कर रही है तो उसको अवॉइड भी बहुत बुरी तरह से किया जाता है। जैसे गुड़गांव में आप मानसून अभी स्टार्ट हो गए तो सड़कें टूटेगी, लोग मरेंगे, और अभी भी नोएडा में रिसेंटली हुआ था एक टेकी गाय, वेरी सैड केस। वो तो खैर कोई सड़क टूटी भी नहीं थी उसमें तो, और वो सब भी हटा दीजिए। आप सांस नहीं ले पाते हैं दिल्ली में जब सर्दियां आती है, और उसके बारे में 20 साल से नहीं ले पा रहे। नहीं, पर अब इस टाइम ये था कि एमसीडी में दिल्ली, स्टेट में दिल्ली, सेंटर में दिल्ली, तो लोगों का एक एग्रेशन नेचुरल था कि अब क्या दिक्कत आ गई, अब क्या परेशानी। तो आप उस सिनेरियो को फिर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस जाना चाहिए अपना। नाउ आर सिटीज, आर एयरपोर्ट्स हैव बिकम टू अ लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल, आर हाईवेज हैव बिकम टू इंटरनेशनल लेवल, लेकिन हमारी जो सिटी लिविंग है वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। हमारे मॉल्स, हमारे मार्केट्स, हमारी ब्रांड्स इंटरनेशनल लेवल की आ गई, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन सिटीज में, किसी भी सिटी में, देखिए क्या होता है ना, जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है उसकी, खासकर दिल्ली मुंबई की, डोर स्टेप रिपोर्टिंग की बात, जो पूरा मीडिया है, पूरे भारत का जो मेन नेशनल मीडिया इसको हम कहते हैं, वो सब नोएडा में है या दिल्ली में उसकी प्रेजेंस है। जो फाइनेंशियल मीडिया है उसकी मुंबई में प्रेजेंस है। तो इन दोनों शहरों की हाइपर रिपोर्टिंग होती है। सिमिलर केस कैलकाटा में हो जाए, सिमिलर केस बैंगलोर में हो जाए, सिमिलर केस तमिलनाडु में हो जाए, उसकी रिपोर्टिंग उतनी नहीं होगी, क्योंकि वो दूर हो गया आपसे। ये डोर स्टेप रिपोर्टिंग बोलते हैं उसको ना, कि भाई आपके घर के बाहर जो हो रहा है उसको आपने रिपोर्ट कर दिया। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फार मोर बेहतर होने चाहिए। क्या ये और ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि अगर नेशनल कैपिटल में गवर्नमेंट ऐसे इग्नोर कर रही है इस टॉपिक को, तो बाकी जगहों पे इग्नोर नहीं कर रही है। आई थिंक वो प्रायोरिटी पे आ चुका है, उस पर पीपल आर वर्किंग, लेकिन वो प्रॉब्लम सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड आई एम श्योर जो रेलेवेंट लोग हैं उसका वो टेक केयर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई भी हैं। अगर आप, पता नहीं आपकी उम्र क्या, आपने आज से 20 साल पहले दिल्ली में ट्रैवल करा है? तब तो बहुत छोटी उम्र रही होगी। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो दिल्ली ने मेट्रो में किया है वो लंदन ने भी ट्यूब ने नहीं करा। लंदन में ट्यूब 70 साल पुरानी है। शायद ही किसी कंट्री में इतना जो मैसिव मेट्रो काम चल रहा है, आप जिस शहर में जाओ मेट्रो बन रही है, मेट्रो एक्सपैंड हो रही है, राइट? Which started, you have to give credit to Atal Bihari Vajpayee, who got Sridharan and started the whole metro project, right? And you know, conceived कि ऐसा मेट्रो बन सकती है ना, मतलब जो ऊपर भी चलेगी, जमीन पे भी चलेगी, जमीन के अंदर भी चलेगी। एंड मेट्रो के किसी भी आदमी से बात करो, देयर टारगेट इज कि मैं दिल्ली का कोई एरिया, पहले ऐसा था 6 किलोमीटर, कोई भी एरिया ऐसा ना हो जिसके 6 किलोमीटर पर एक मेट्रो पॉइंट ना हो। फिर हो गया उसके 3 किलोमीटर में मेट्रो पॉइंट ना हो, फिर हो गया उसके 1 किलोमीटर में भी मेट्रो पॉइंट ना हो, राइट? तो लेकिन हाँ, जब इतना कंस्ट्रक्शन होता है तो धूल पैदा होती है, बहुत सारी धूल पैदा होती है। फिर जितने व्हीकल्स आ जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी के साथ व्हीकल्स आते हैं। तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं हम सिक्वेंशली नहीं कर पाए, और जो अभी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 20 साल में, वो उनको एकदम करनी पड़ रही है। देखिए बहुत सारी जो सड़कें आज बन रही हैं, सड़क बनाना कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है। मेट्रोज, ट्रेन एक्सपेंशन पहले भी हो सकते थे, पहले किसी और ही चीज़ में लगे थे लोग, पहले के प्राइम मिनिस्टर्स किसी और ही चीज़ में लगे थे, वो नहीं कर पाए सब काम जो आज हो रहा है। तो आज बहुत सारा काम
गति से हो रहा है, उस गति से हो रहा है, तो वो अपने जो कॉन्सिक्वेंस हैं, जो उसके जो पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंस हैं, वो भी साथ में हो रहे हैं। तो अभी की गवर्नमेंट्स के पास चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स करना इज फार मोर डिफिकल्ट देन पॉलिटिक्स करना 20 ईयर्स बैक, क्योंकि आप विजिबल है बहुत। आप मीडिया की लाइट में नहीं थे ना, आप जो करके निकल जाए, कोई पूछने वाला कौन था? अभी तो आप भी पूछेंगे, वो भी पूछेगा, हर आदमी जिसके पास ये फोन है वो जर्नलिस्ट है, वो पॉडकास्टर है। पहले की राजनीति बहुत इजी राजनीति, आप कुछ करके निकल गए, नोबडी विल आस्क यू। 20 साल पहले तो टीवी चैनल्स भी नहीं थे इतने सारे, अब तो टीवी चैनल्स भी इतने सारे हो गए, ब्रॉडकास्ट चैनल इतने सारे हो गए हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एवरीवन इज अ जर्नलिस्ट, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही बात फैल के हो जाती है। सो इस समय आई थिंक एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अभी जो भी गवर्नमेंट्स में है, दे विल हैव ऑलवेज टफ टाइम। जो और प्रेजेंट टाइम में क्या, इंटरनेशनल सिनारियोज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कोई कम हो जाएंगे, राइट। ट्रम्प जैसा एक फैक्टर आ जाएगा, अमेरिका इतने हाइपर अमेरिकनिज्म आ जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी। कोरोना आ जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी। वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है कि आप केवल अपनी कंट्री को नहीं देख पाएंगे। और वेन एवर अ प्रॉब्लम हैपन्स, राइट, उसका कॉन्सिक्वेंस जो आदमी है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ही, अपने चीफ मिनिस्टर को एस्क्राइब करेगा। वो नहीं सोचेगा अच्छा नहीं थोड़े दिनों में दिक्कत झेल लेता हूँ क्योंकि कोरोना है, थोड़े दिनों में दिक्कत झेल लेता हूँ क्योंकि ट्रम्प ऐसा कर रहा है, थोड़े दिनों में दिक्कत झेल लेता हूँ क्योंकि लड़ाई हो रही है। वो नहीं, योगी जी ने कुछ गड़बड़ करा है, मोदी जी ने कुछ गड़बड़ करा है ना, वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स नहीं सोचेगा उतने सारे। तो क्योंकि वर्ल्ड जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जो हो रहा है वर्ल्ड, और जो होता भी जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज उतना ही है, सबको रिसोर्स पे जाना है ना। अभी वॉर पेट्रोल की शुरू हो गई थी, अब वॉर सिलिका की शुरू हो जाएगी, फिर वॉर AI की शुरू हो जाएगी, वॉर वाटर की शुरू हो जाएगी। वॉर्स तो चेंज होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यू हैव टू गिव क्रेडिट टू समवन लाइक नरेंद्र मोदी की वो तीसरी बार जीत के आ गए पिछले 20-30-25 साल में। टेल मी अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, अ चांसलर जो तीसरी बार जीता हो अपने स्टेट, जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी होती है। पर हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। बट अगेन फिर यहाँ पे ऑपोजिशन है भी कहाँ? ये तो ऑपोजिशन का फॉल्ट है कि वो एक ओपिनियन ही नहीं बना पा रहे। इजी तरीका हो गया ना भाई, अपोजिशन का फॉल्ट है तो कर्नाटका में कैसे जीत गए वो? अपोजिशन का फॉल्ट है तो बीच में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गए? बहुत सारे स्टेट्स और बचे हुए हैं जहाँ पे अभी बीजेपी नहीं है। हाँ नहीं, मतलब तो ये कि अपोजिशन का फॉल्ट नहीं है भाई, वो अपोजिशन का फॉल्ट है क्योंकि योर मेन प्लेयर इज वेरी गुड। मतलब किसने क्या चीज रोक दी है ना, उनके पास लीडर है भाई, राहुल गांधी जो इतनी फैमिली से चला रहा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम उनके पास भी उतने हैं, ट्विटर की फॉलोइंग उनकी भी है, हर टीवी डिबेट में 5 लोग बैठे होते हैं तो 3 लोग उनके भी बैठे होते हैं, तो उनके पास कौन सी चीज़ है वो जो नहीं कर सकते ना। तो उनके पास चीज़ के मैं बताता हूँ, उनके पास नैरेटिव नहीं है। उनके पास नैरेटिव बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बनाना चाहिए? बीजेपी का मान लीजिए अगर हिंदुत्व आता है, राइट, कोई गलत बात नहीं है उसमें, वो बीजेपी का नैरेटिव है जो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। वो तो उनके पास, मतलब आप कह रहे थे उनके पास 20 साल पहले था, नहीं अब वो तो अलग ही टॉपिक हो गया ना, है ना। उनके पास नहीं, मतलब उनके पास तो देखिए नैरेटिव कभी तब कोई फेस वाला आदमी नहीं आया था। उनके पास नैरेटिव कभी भी नहीं था। जैसे मैं एक बार एक NSUI के लड़के से मिला और ABVP के लड़के से मिला, मैंने ABVP वाले से पूछा कि मतलब व्हाट्स योर मोटिवेशन ना, भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो बीच में, लेकिन बीच में ये कभी यात्रा करनी है, कभी जुलूस निकालना है, कभी ये बैठक करनी है, व्हाट मोटिवेट्स यू ना, आपको कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है इसका। तो कह रहे सर मेरा देश मेरे सामने है ना, मेरे देश की ग्रोथ है, मैं सनातन के लिए करना चाहता हूँ। मैंने NSUI वाले से पूछा सेम क्वेश्चन, तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, थोड़ी बाइक का पेट्रोल मिल जाता है, थोड़ा खाना वाना शाम को बर्गर। ये कौन से साल की बात है? ये अभी पिछले 5 साल में पूछा है। 5 साल में ही पूछा? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनके NSUI के पास कभी भी कोई ड्राइव थी भी नहीं कभी। अच्छा, उनके पास कभी कोई ड्राइव रही भी नहीं। तो कई बार ये भी है कि आपके पास अगर बेस संगठन है, समवन लाइक RSS व्हिच इज ड्राइविंग BJP, बेसिकली उनका एक मॉरल फोर्स है, तो उससे इट गिव्स यू पर्पस। कांग्रेस पर्पसलेस क्यों है, ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा। तो ये कह देना कि मोदी इज ग्रोथ बिकॉज अपोजिशन वीक है, अपोजिशन वीक क्यों हो गया? मोदी ने तो कुछ कहा नहीं कि तुम ट्विटर मत यूज़ करो, तुम फेसबुक मत यूज़ करो, तुम रैली मत करो, तुम ये मत करो। उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनका नैरेटिव नहीं कर पाया, क्योंकि उनके लिए सत्ता केवल, और जहाँ पे भी सत्ता में वो रिपीट क्यों नहीं हो पाते? बीजेपी जहाँ एक बार घुस जाती है वहाँ रिपीट होती रहती है, हाई चांसेस आपने देखा है। यूपी में आया 2 बार में, आपको पता है यूपी में आज तक कोई 5 साल से ऊपर चीफ मिनिस्टर नहीं बना। पहली बार यूपी के 70-75 साल के इतिहास में, अभी 75 साल, कल ही 3 दिन पहले यूपी फॉर्मेशन डेज था, इज द फर्स्ट टाइम ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअस चीफ मिनिस्टर। उनको 8 साल 311 दिन 12 दिन हो चुके हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनका काम है। तो काम पे फोकस करने वाली पॉलिटिक्स को लाने का क्रेडिट यू हैव टू गिव इट टू नरेंद्र मोदी। और अब ये होता रहेगा, चाहे किसी और की भी गवर्नमेंट आएगी, उनको दिखाना ही पड़ेगा वो कि सत्ता में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अपने 4 बच्चों के लिए सत्ता ले लूँगा, उनके लिए 4 बंगले बना दूंगा, उनको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन करवा दूंगा, उनके लिए वेल्थ इकट्ठी कर लूँगा।
वो जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिक्स तो का, बीजेपी के नेता भी है बहुत वो होगा, सारे करते ही है। वो भी कटते जाएंगे, फिर वो भी नहीं, अब कटते जैसे जाएंगे। जनता ने देखा भाई, अगर मैं योगी आदित्यनाथ का घर देखता हूँ, उनके माता पिताजी का घर देखता हूँ, तो एक छोटे से 3 कमरे के 2.5 कमरे के घर में पंचूर में रहती हैं। अगर मैं विक्रमादित्य मार्ग में अखिलेश यादव का घर देखता हूँ, तो वो 40,000 स्क्वायर फीट, आपने जिंदगी में देखा है 40,000 स्क्वायर फीट का घर? 40,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते हैं वो विक्रमादित्य मार्ग पर, राइट? और वो चीफ मिनिस्टर रहे, उतनी वेल्थ कहाँ से आ गई उनके पास? कैसे आई उनके पास? वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए, वो अलग बात है कि वो डिग्री बिना पूरी करे वापस आ गए, क्योंकि डिग्री पूरी करने में मेहनत चाहिए, जाने में केवल पैसा चाहिए, तो पैसा देके चले तो गए, वापस बिना पढ़े आ गए, लेकिन उनको कोई स्कॉलरशिप मिली ना, उन्होंने कोई लोन लिया, कहाँ से आए उनके पास पैसे पढ़ने के? तो वो आपको दिखेगा कि उनकी वेल्थ, जब लोगों ने देखा यार इतनी खतरनाक वेल्थ कैसे क्रिएट कर ले रहे हैं लोग, और आप ये इट अप्लाइज टू बीजेपी ऑल्सो। तो बीजेपी में वैसे नीडल कटते जाएंगे, धीरे धीरे वैसे निकलते जाएंगे, जो परफॉर्मिंग होंगे उन्हें जनता, जितना सोशल मीडिया आगे होगा, दिस सोशल मीडिया एंड हाइपर लेंस ऑन पॉलिटिशियन इज गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि इससे वो बीजेपी वाला भी डाउन होता रह जाएगा, जो किसी भी पार्टी का है, बीजेपी में उसको टिकट नहीं मिलेगा अगली बार। लेकिन यू हैव टू गिव इट टू प्राइम मिनिस्टर कि उसने ये जो कहा कि मैं वो एटमॉस्फेयर बनाया, वो एटमॉस्फेयर बनाया, उसमें आप मुझे 4 एग्जांपल देके मेरा आर्गुमेंट। लेकिन ठीक, जैसे मेरे टीचर थे ना, वो बहुत स्मार्ट, व्हेन आई एम शोइंग ए फिंगर ना, लोग डोंट लुक एट माय फिंगर, शी वेयर आई एम पॉइंटिंग, यू आर ट्राइंग टू लुक एट माय फिंगर। आप 4 एग्जांपल देके मेरा आर्गुमेंट डाउन कर सकते हैं, इफ यू कैन फील इलेक्ट्री फॉर 5 सेकंड, तो वो ठीक है, लेकिन ट्राई टू सी वेयर आई एम पॉइंटिंग टू, कि वो माहौल क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में। 70 साल में कंट्री एक तरीके से चल रही थी, इलेक्शन कैसे लड़ना है, ऐसे लड़ना है, मुस्लिम वोट लो, एक जाति का वोट लो, चला दो। आप कहते हैं बीजेपी तो करे, बट बीजेपी ने लार्जली, मैं वो वेरिएबल उन्होंने पीछे कर दिया। बीजेपी भी जाति की पॉलिटिक्स करेगी, लेकिन वो उनका थर्ड वेरिएबल होगा। पहला वेरिएबल होगा कि भाई मैं डेवलपमेंट कैसे कर दूं, मैं सड़कें कैसे ठीक कर दूं, और उसमें यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अच्छा नहीं है। सड़कें बन गई हैं, ब्रिज बन गए, मेट्रो बन गए, लेकिन ऐसे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। मुंबई में आज तक कोई जो बाढ़ में पानी की क्लॉगिंग होती है वो सॉल्व ही नहीं कर पाया, सालों हो गए। मतलब हर साल हम वो एक टाइम में न्यूज़ सुनते हैं, सब वो भरे हुए आ गए, इतने लोग मर गए, और हम लोगों ने उसको आदत बना ली। अब वो चैलेंज होगा, बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज होना भी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट हो। अभी पहली बार लाइफ में पहली बार एमसीडी में बीजेपी काबिज हुई है, एमसीडी कह रहा हूँ, बीएमसी में। लेट्स सी व्हाट दे डू 5 साल में, या रेखा गुप्ता जी दिल्ली में आई हैं, लेट्स सी व्हाट शी डज। पहले साल में किसी को असेस मत करिए, 2-2.5 साल बाद अगर वो फिर भी ना कर पाए, देन क्वालिटी डेट कि भाई ये भी नहीं कर पाए। 10 साल केजरीवाल ने इतने गाने गाए, कुछ नहीं कर पाए। जैसी दिल्ली थी वैसी दिल्ली है। दिल्ली का पोल्यूशन जैसा केजरीवाल के टाइम में था, केजरीवाल के टाइम में अभी भी इतने सारे गाने गाए उन्होंने, ये बना दूंगा वो बना दूंगा। जैसी यमुना थी वैसी यमुना है, जैसा पोल्यूशन था वैसा पोल्यूशन है। एक सड़क नई नहीं बनी, एक ब्रिज नया नहीं बना। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि जिसको हम इतना प्रोग्रेसिव मानते थे, IIT का पढ़ा हुआ था, क्या करके गए? कुछ नहीं करके गए। तो लेट्स सी कि अब जो इतनी, मतलब 25 साल बाद बीजेपी वापस आई है दिल्ली में, 15 साल शीला जी रहीं, 10 साल केजरीवाल रहे। लेट्स सी व्हाट रेखा जी डज, क्योंकि आपने रेखा जी का नाम लिया था, मैंने कहा हाँ, रेखा जी तो आजकल न्यूज़ में भी बहुत रहती है, जिससे आप ड्यू में हैं जी। देखिए, न्यूज़ में रहने को ना पैरामीटर मत बनाइए, इफ यू वांट टू डू रियल एनालिसिस। नहीं, न्यूज़ में, बट फॉर द रॉन्ग थिंग्स, जो उनका स्टेटमेंट्स थे, कई बार कुछ चीज़ों को टेक्निकल टर्म्स को गलत तरीके से कोट करना। देखिए, अगर आपको सुर्खियों में बने रहना है तब तो ठीक है, मतलब आपके पॉडकास्ट को, लेकिन आपको सच में रियल एनालिसिस लोगों तक पहुंचाना है, तो सी व्हाट द पीपल आर डूइंग, से तो ठीक है। उनको किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को नहीं आता है। समवन इज वेरी टाइट विद देयर वर्ड्स, समवन इज लूज विद देयर वर्ड्स। इधर गलत, देखिए जब आप दिन में 10-8 घंटे बोलेंगे तो 2 बात गलत निकल जाएगी, राइट? जो कम बोलेगा उससे कम बात कम गलत निकलेगी, राइट? लेकिन कंसिस्टेंटली आर दे डूइंग राइट थिंग्स और आर दे नॉट डूइंग राइट थिंग्स, उस पर जज करिए लोगों को। इधर ये बोल दिया, उधर वो बोल दिया, ठीक है, पकड़ा जाएगा, मैं भी पकड़ता हूँ लोगों को गलत बोलने पे, लेकिन उनके लंबे टाइम में आर दे डूइंग राइट थिंग। तभी जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट बनी है, 2-2.5 साल बाद पुट अ लेंस ऑन देम and give them at least 2 years of time. Governance is a very hard thing. I have seen government from close quarters. It's a very hard thing. दूर से देखने में लगता है, मतलब जो CM कहते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, वो भी नहीं हो पाता है जमीन पे, क्योंकि उसे करने में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। आपके पास बजट भी है, CM का डायरेक्शन भी है, चीफ सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का डायरेक्शन भी है, नीचे बहुत सारी इक्वेशंस बनी हुई हैं, कौन सा वेंडर है, किसको दिया, किसको टेंडर गया, वो इसका अपोजिशन है, वो इस पार्टी का है। वो काम होते होते CM तो नहीं रोड पे बैठ जाएंगे बैठ के, क्योंकि पूरा प्रदेश भी चलाना है। तो गवर्नेंस इज अ वेरी हार्ड थिंग। जहाँ पे हो गया गिव अ मेरिट कि कैसे उत्तर प्रदेश, जो इतना जटिल प्रदेश था, सेम ब्यूरोक्रेसी, सेम रेड टेपेज, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हो गई दैट कि अभी यूपी की टीम दावोस से वापस आई है। यूपी को दावोस पता ही नहीं था, यूपी दावोस हाउस नहीं जाते थे। यूपी में मतलब केवल गुंडागर्दी होती थी, और दावोस हाउस तो वर्ड भी नहीं पता था यूपी में। अभी 6 लोगों की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ टीम जाके आई है, 120 मीटिंग हुई इसकी,
55 उसमें ग्लोबल कंपनियां थी, 3 लाख करोड़ के एमओयूज हुए। अब 5 दिन में सारे उनको योगी जी को प्रेजेंट करने हैं। 4 घंटे, पिछली बार भी ऐसा हुआ, 4 घंटे मैराथन मीटिंग चलेगी, देखे जाएंगे कौन से एमओयूज रियल हैं, कौन से हैं, और अगले 6 महीने में उनको जोर से फॉलो किया जाएगा। यूपी में ये सब कुछ होता ही नहीं था। दैट्स व्हाई यूपी इज अ वेरी डिफरेंट यूपी। यूपी का बजट हुआ करता था 3 लाख करोड़ का, इस समय यूपी का बजट 8 लाख करोड़ का है। यूपी का जीएसडीपी हुआ करता था 12 लाख करोड़ का, वो 30 लाख करोड़ का है। यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 19%, 20% हुआ करता था, इस समय 3 से 4% है। यूपी रेवेन्यू बीमारू प्रदेश, रेवेन्यू डेफिसिट प्रदेश हुआ करता, अब रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। तो यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 14-15 रैंकिंग हुआ करती थी, अभी हम 2nd-3rd रैंकिंग में हुआ करते हैं। तो यूपी केवल नंबर 1 गुंडागर्दी में हुआ करता था, अब हम मतलब इन्वेस्टमेंट समिट पे आ गए हैं, पहले हम केवल गुंडा समिट ही हुआ करता था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यूपी का, ये 7-8 साल में होना अनइमेजिनेबल है, कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में कि यूपी एक थीम पे चलता था, वो थीम था लड़के हैं गलती हो जाती है, तो क्या हो गया, चलता है। अब चलता है लड़के हैं गलती हो जाती है, ठीक है, तो लेकिन माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गलती तो होगी, देखो क्राइम तो हो गई, ह्यूमन बीइंग है, उसमें बुरे गुण भी हैं, बुरे कर्म भी हैं, वो बुरे कर्म करेगा, लेकिन बुरे कर्म की टेंडेंसी कम होती जाएगी कब, जब उसे देखेगा कि बुरे कर्म करने से मैं मिट्टी में मिला दिया जाता हूँ। तो वो जो आप एनसीआरबी का डेटा देखिए कि क्या ड्रास्टिकली क्राइम कम हुआ है यूपी में। जो नोएडा में रहता है, आपके कोई मित्र रहते हो, आप रहते हो, तो देखिए नोएडा में आपको पता है अडोबे जो कंपनी है, आप लोग अडोबे के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके सीईओ का लड़का किडनैप हो गया था। मतलब मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि पहले तो लालाओं के लड़के, मतलब एक प्रोफेशनल का लड़का किडनैप हो गया था मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में। हाँ। तो ये यहाँ पे क्योंकि रिच बेल्ट थी वेस्ट यूपी, यहाँ बहुत किडनैपिंग्स हुआ करती थी पहले, किडनैपिंग हब माना जाता था वेस्ट यूपी। और नाम थे कि बुंदेलखंड में सैंड माफिया होगा, यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे प्रयागराज के पास बहुत सारे एग्जाम की तैयारी होती है, वहाँ चीटिंग माफिया होगा। कम से कम लाखों लोग इसलिए यूपी से एग्जाम भरते थे कि यहाँ पे चीटिंग करके पास हो जाएंगे। अब वो सारे लोग यहाँ पे एग्जाम ही नहीं भरते क्योंकि यहाँ पे चीटिंग करना मुश्किल हो गया, यहाँ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना इज अ वेरी हार्ड केस, हार्ड नट टू क्रैक, एंड थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ हु हैज क्रैक्ड इट इन अ टफ स्टेट लाइक यूपी। सर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी एक सिंगल फेस्ड पार्टी बन चुकी है अभी रिसेंट टाइम्स में? सिंगल फेस मतलब? सिंगल फेस मतलब जैसे मोदी जी का जो फेस है, और सिंगल फेस्ड पार्टी बन चुकी है अभी। लाइक ऐसे स्टेट में भी आप चले जाए, आप लोकल बॉडीज में भी चुनाव लड़ लीजिए, जनरल में तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा। तो एक फेस है जिसके बेस के ऊपर पार्टी चल रहा है। आई थिंक ये हमें ना बाहर से लगता है, अगर आप इलेक्शन को स्टडी करें तो पहले भाजपा टिकट कैसे देती है, वो मल्टीपल राउंड्स के सर्वे करवाती है, एक कंपनी से करवाती है, दूसरी कंपनी से कराती है, तीसरी कंपनी से कराती है, ट्रायंगुलेट करती है, संघ की ऑर्गेनाइजेशन उससे नाम लेती है, जो लोकल सांसद एग्जिस्टिंग उससे नाम लेती है, जो लोकल जिलाध्यक्ष उसके नाम लेती है, फिर ट्रायंगुलेट करती है ना। इतनी मेहनत क्यों करेगी अगर उनके पास फेस ही है तो आपके पास इलेक्टोरल मशीन होती है। फिर उनके पास क्यों अमित शाह कहते हैं कि हर बूथ 10 यूथ, मेक श्योर कि मेरा वोटर तो है, नरेंद्र मोदी की वजह से वो प्रभावित तो है, वो सड़क पानी बिजली देख रहा है, लेकिन वो वोट डालने आएगा कैसे? तो मेरा एक सिस्टम होगा, मैं मेक श्योर करूँगा कि आप मैं अकेला 10 घरों में मेक श्योर करूँगा कि वो वोट डालने जाएँ, राइट। तो ये जो पूरा सिस्टम चुनाव जिताता है ना। एक फेस आपको ऐसा लगता है, लेकिन फिर हम योगी आदित्यनाथ क्यों इतने चर्चित हैं, अमित शाह इतने क्यों चर्चित हैं, जयशंकर इतने क्यों चर्चित हैं, स्मृति ईरानी इतने क्यों चर्चित है, देवेंद्र फडणवीस इतने क्यों चर्चित हैं, साउथ से 2 लड़के आ गए हैं, अन्नामलाई क्यों इतने चर्चित हैं जी, तेजस्वी सूर्या इतने क्यों चर्चित हैं। तो देयर मल्टीपल फेसेस ना। इतने सारे जो स्टार प्रचारक होते हैं वो सारे ब्रांडेड हैं, सबके सोशल मीडिया, सबके ट्विटर, सबके। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सक्सेशन के बाद क्या होगा, वो रुकी नहीं है? बल्कि नरेंद्र मोदी को तो आपको क्रेडिट देना चाहिए दैट ही हैज क्रिएटेड अ बैटरी ऑफ लीडर्स। कभी तो पोस्ट मोदी आ रहा आएगा, उसके लिए ही हैज क्रिएटेड अ बैटरी ऑफ लीडर्स। उसमें एक अमित शाह भी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं, स्मृति ईरानी हैं, अन्नामलाई हैं, तेजस्वी सूर्या है, एक बैटरी ऑफ लीडर्स। अभी तो उन्होंने अध्यक्ष इतना नया बनाया, हु इज ओनली 45, लेकिन 5 बार के विधायक रह चुके हैं, ही इज नितिन नबीन। सो आई थिंक ही हैज क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल बैटरी ऑफ लीडर। और सबकी एज में 5-5, 6-6 साल का, 10-10 साल का फर्क भी है। तो मतलब एवरी एज देयर इज अ लीडर। लीडर मतलब जिसकी ब्रांड भी है, क्योंकि बिना ब्रांड के आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। बात एक्स आदमी कहेगा और वाई आदमी कहेगा, सेम कंटेंट सेम बात, उसका प्रभाव अलग होगा। कौन कह रहा है? तो आपको उसकी भी ब्रांड बनानी पड़ेगी। कैसे ब्रांड बनेगी? जब वो अच्छा काम करके दिखाएगा, लोगों में विश्वास होगा। योगी आदित्यनाथ की क्यों ब्रांड है? क्योंकि उन्होंने देखा ना भाई, सबने देखा। आप यूपी में नहीं भी रहते थे, यूपी में डील करते थे, या आपका कोई रिलेटिव रहता था, वो आप प्रचार से देखिए, किसी बैड प्रोडक्ट को आप इतने टाइम नहीं बेच सकते। आप 1-2 साल बेच लेंगे बैड प्रोडक्ट को, लेकिन आप 8-9 साल एक बैड प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते बार बार, क्योंकि वो दिख रहा है लोगों को, सामने दिख रहा है कि भाई मेरी सड़कें अच्छी हुई हैं। जो नरेंद्र मोदी की टॉयलेट स्कीम है, घर देने की स्कीम है, डीबीटी की स्कीम है, किसानों की स्कीम है, वो मुझे दिख रही है वहाँ पे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की ब्रांड है।
तो ये जो इतने सारे लोगों की नरेंद्र मोदी ने इतने सारे नए लीडर्स पैदा कर दिए हैं और उनकी ब्रांड भी बना दी है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी दे दिया। दो तीन चीज़ें चाहिए, एक आपकी ब्रांड होनी चाहिए जिससे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जीत पाए, एक आपको गवर्नेंस करनी आनी चाहिए। जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थोड़ी रोमांटिक है ना, नेता वेता लाइन ये रात बात भाषण अच्छा हो गया, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट गवर्नमेंट इज वेरी बोरिंग वर्क, डेली ड्रजरी है, ये प्रॉब्लम, आपके पास बजट है, आपको कुछ पब्लिक गुड डिलीवर करना है, आपके पास एक टीम है, उसके थ्रू जैसे एक कंपनी चलाते हैं वैसे एक स्टेट चलाना है आपको। कंपनी में प्रॉफिट होता है, यहाँ पे सोशल गुड प्रॉफिट है, उसके बाद चला रहे हैं आपके पास। तो आपको पॉपुलर होना चाहिए जिससे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर पाएं, और आपको गवर्नेंस आनी चाहिए जिससे आप जब आप गवर्नमेंट में आए तो सरकार चला पाएं, और आपकी एज आपकी साइड होनी चाहिए। तो हर एज के लोग हैं, मतलब अगर मैं 75 को या 80 को एक लिमिट मान लूँ तो मतलब आपको अन्नामलाई हैं 40 साल के, तेजस्वी सूर्या हैं 30 साल के, स्मृति ईरानी हैं शायद 45 के आसपास की, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा 50-55 के ब्रैकेट के, अमित शाह 60 के ब्रैकेट के। तो हर ब्रैकेट में आपके पास, लेकिन राहुल गांधी फिर भी यूथ लीडर रह गए। राहुल गांधी फिर भी यूथ लीडर है। बल्कि देखिए, जैसे राहुल गांधी की आपने अच्छी बात करी, अगर राहुल गांधी को मैं एडवाइस कर रहा होता, मतलब भगवान मेरे इतने बुरे दिन ना आए लेकिन अगर मैं कर रहा होता तो मैं उनसे कहता कि 2004 में और 2009 में उनको मंत्री बनना चाहिए था। वो क्या राजा की तरह आ रहे हैं, कभी कोई बिल फाड़ के चले जा रहे हैं, कभी विदेश में घूम रहे हैं, मतलब वो तो ही फ्लर्ट्स विद पॉलिटिक्स कि थोड़ा बहुत फ्लर्ट्स करूंगा फिर भाग जाऊंगा कहीं घूमने फिरने। तो दैट्स नॉट पॉलिटिक्स। मतलब उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो लोग कह रहे हैं वो तो सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे तो नेता को चलना ही भाई, आज तक नहीं चले तुम। मतलब एक बार मैं बार बार बताता हूँ, वो हर जगह जहाँ मैं बोलता हूँ, बीच में शायद किसी ने उनको ज्ञान दिया कि थोड़ा जनता से जुड़ो, है ना, कुकिंग करो, लगे कि आप घर बार के आदमी हो, देखो नरेंद्र मोदी ये करते हैं, देखो योगी आदित्यनाथ करते हैं, घरेलू, मतलब आदमी कनेक्ट करता है उनसे कि भाई मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, आप तो राजा टाइप दिखते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी मम्मी के साथ मिलके कुकिंग करी। 24 के इलेक्शन में वीडियो आया, कुकिंग क्या करी, जैम बनाया उन्होंने अपने गार्डन में बड़ी एक्सपेंसिव सी दिखने वाली बकेट लेके गए ना, हाँ। बकेट तो हम लोग गरीब लोग बोलते हैं, बास्केट है ना, उन्होंने बड़े स्टाइल से उसमें वो तोड़े, कभी कैंची से, हाथ से संतरे हाँ। और उसका उन्होंने जैम बनाया। जैम को जैम भी नहीं बोला, हाँ। मामलाडे यूरोप में बोला जाता है, इटली में बोला जाता है ना मामलाडे। आप एक्सपेंसिव जैम पे देखो जैम नहीं लिखा होता है, हाँ। जैम हम गरीब लोग बोलते हैं ना, तो मामलाडे लिखा होता है। अब मामलाडे खाता कौन है यार भाई, अचार बनाओ, चटनी बनाओ, रोटी बनाओ, चोखा बनाओ, लिट्टी बनाओ, अगर आपको जमीन से जुड़ना दिखना। उन्होंने मतलब जमीन से जुड़ने के लिए मामलाडे बना रहे हो। तो मतलब उनका मैं कह रहा हूँ कि ना माइंड फ्रेम ही बड़ा एलीट है, तो अलग है मामला। भारत जोड़ो यात्रा भी आपको इम्पैक्टफुल नहीं? भारत जोड़ो उनके लिए तो बहुत, उनके लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना भाई। उन्होंने पहली बार देखा तो सड़क कैसी है, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन वो तो उन राज्यों में जाते नहीं थे जहाँ चुनाव होता था, वो तो किसी और राज्य, यूपी का चुनाव चल रहा था, वो यूपी में घुसे ही नहीं, वो कभी एक आध दो डिस्ट्रिक्ट करके निकल लिए। जहाँ उनकी गवर्नमेंट हो, जहाँ उनको फेवरेबल हो, वहाँ वो बड़ा वो बेसिकली देखिए राहुल गांधी का अटेम्प्ट क्या है इन सब में, कि मैं कांग्रेस में बड़ा दिखूं। उनकी दिक्कत ये नहीं है कि मैं स्टेट जीतूं नहीं जीतूं, कांग्रेस में मेरा मतलब मेरी गांधी फैमिली का आधिपत्य बना रहे, उसको दिखाने के लिए आप कर क्या रहे हैं। देखो मैंने भारत जोड़ो करी, उसमें दिखाना है, नहीं तो वो तो उस स्टेट में जाके लग जाएंगे ना जो उनके लिए सबसे बड़ा। भाई पूरे इंडिया में अगर आपको पूरे इंडिया पे हावी होना है तो उत्तर प्रदेश में जाके बैठो ना आप तो बैसाखियों पे घूम रहे हो, आपको यहाँ अखिलेश चाहिए, वहाँ स्टालिन चाहिए, यहाँ ममता चाहिए, उन्हीं पे घूम रहे हो आप तो। जो बड़े बड़े स्टेट हैं, जो कांग्रेस के स्टेट हुआ करते थे आज से 20-30 साल पहले, आप उसमें तो दो डिस्ट्रिक्ट में यूपी टिकमार्क हो जाएगी। देखो यूपी में भी यात्रा हुई थी, यूपी में घूमो ना जिले में जाके, बदलो, बनाओ कांग्रेस को बढ़िया से। तो इसलिए उनकी तो एक यात्रा है कि मैं सेल्फ को स्टैब्लिश रखूं कांग्रेस में। जिसमें कांग्रेस में जो बनते रहते हैं ना, G23 एक ग्रुप बन गया था बीच में, जिसमें से कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग इंडिया अलायंस में एक G23 बोल के विद इन कांग्रेस एक ग्रुप बना था, जो राहुल गांधी की लीडरशिप से नाखुश थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद वगैरह थे। तो वो सब सेटल हो गए, कुछ बाहर चले गए। या मैं एक और बात बताता हूँ, 2018 में इंडिया टुडे के कवर पे था यंग टर्क्स ऑफ राहुल, है ना। उसमें RPN सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और राहुल गांधी की फोटो थी। उसमें सचिन पायलट को छोड़ के सब भाजपा में है सब। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही सचिन पायलट चमके, जैसे ही ज्योतिरादित्य चमके, तो दिक्कत क्या है, वो राहुल गांधी को ओवरशाइन कर जाएंगे तो फिर राहुल गांधी का आधिपत्य कैसे बना रहेगा। तो पूरे जो कांग्रेस का सिस्टम है इस समय, वो है राहुल गांधी कैसे चमकते हुए दिखे,
क्योंकि अगर वो चमकते हुए नहीं दिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नहीं, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो आप आधिपत्य, आप अम्ब्रेला कैसे बन पाएंगे? अम्ब्रेला बनने के लिए आपको अम्ब्रेला जैसा दिखना पड़ेगा ना। अगर आपके अम्ब्रेला में 6 छेद हैं तो 6 छेद हैं तो कौन आपके नीचे आके खड़ा होगा? तो कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर में रखने के लिए वो उनको अच्छा दिखाना, उनके आसपास की जो कोटरी है जिसमें वो जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल टाइप के लोग हैं, वो राहुल गांधी कैसे चमकते हुए दिखते रहे। उनको विदेश में जाके कैम्ब्रिज में खड़ा कर दिया, कभी यहाँ खड़ा कर दिया क्लासरूम में जहाँ पे 200 लोग बैठे हैं। उनका मोदी जा रहे हैं, मोदी हज़ारों लोगों से बोले, मैं 200 लोगों से तो बोल लूँ जाके, उसमें वो आड़ा टेढ़ा कुछ बोल के आ गए। उसके जो फनी वीडियो आते रहते हैं इंडिया में, देखा होगा आपने जी। तो ये अगर देखो मेरिटोक्रेसी नहीं है ना यहाँ पे। आप देखिए नितिन नवीन इसलिए बने क्योंकि वो 5 बार के विधायक हैं, अभी 45 साल के हैं, बिल्कुल एक मॉडरेट परिवार चलाते हैं, बीबी SBI में मैनेजर है, बच्चे 2000 की फीस से DAV के स्कूल में पढ़ते हैं। ये है नितिन नवीन, 5 बार के विधायक, क्योंकि उन्होंने कई इलेक्शंस में इतना सुंदर मैनेजमेंट करा कि इलेक्शन टर्न कर दिए उन्होंने, जहाँ पे वो प्रभारी सह प्रभारी है किसी भी मैनेजमेंट टीम में रहा है। उनके पहले कौन थे? नड्डा जी। नड्डा जी और नितिन नवीन रिलेटेड हैं क्या? एक ही स्टेट से आते हैं क्या? नहीं। उसके पहले कौन थे? अमित शाह थे। अमित शाह और नड्डा जी रिलेटेड हैं क्या? एक ही स्टेट से आते हैं? नहीं। उसके पहले कौन थे? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह और अमित शाह रिलेटेड हैं क्या? एक ही स्टेट से आते हैं? नहीं। उसके पहले कौन थे? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह एक ही परिवार से, एक ही स्टेट से आते? नहीं। ये सब क्यों है राजनीति में? आप पूरी सीरीज पढ़ते रहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक। ये लोग किसी के रिलेटिव, किसी एक स्टेट से, किसी एक जाति से, किसी एक रीजन से, किसी एक कॉम्बिनेशन के लोग नहीं थे। काम के बेसिस पे, ये केवल अपने काम के बेसिस से आए, तो मेरिट के बेस पे आती है। और ऐसी पूरी कंपनी, ऐसी दुनिया चलती है, जो भी मेरिट वाली चीजें चलेगी। यहाँ पे अगर आपको मैंने HR मैनेजर बना दूं कांग्रेस का, और आपसे कहूँ कि अगला भाई LOP, अगला कोई कौन चलाएगा पार्टी, तो आपको करना पड़ेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जहाँ पे उंगली रुक गई उसको बनाना पड़ेगा। क्योंकि नाम क्या है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और अब 2 बच्चे और आ गए, वो रेहान गांधी, और बच्ची का नाम क्या है? वो रेहान गांधी जो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है ना। तो वो 5 हो जाएंगे चलो जी। या रॉबर्ट बैड्रा भी थोड़े से आ गए तो आपके पास 5 ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है। कार्यकर्ता नितिन नवीन, मतलब लोग टीवी वाले थक गए डिबेट कर करके कि कौन बनने वाला है। खट्टर जी बनने वाले हैं, शिवराज चौहान बनने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान बनने वाले हैं, साउथ से कोई बनने वाला है, पूरी लिस्टें बनी टीवी में रोज, ये बनेंगे ये बनेंगे। नितिन नवीन आप सोचते रहिए। हाँ। तो मेरिट, जिस भी सिस्टम में, जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था, जो भी देश मेरिट पे चलेगा, अगर बीजेपी इसी तरह मेरिट पे चलती रही तो एकाध चुनाव ऊपर नीचे हो जाएगा, वो चलता है, वो तो चुनाव की एक नेचर है। कांग्रेस जैसा तो नहीं होगा, बीजेपी ऐसा नहीं हो पाएगा 20 स्टेट्स में अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरिट पे चल रही है, हर सरकार को अपनी चेक कर रही है, देख रही है, अगर CM है तो उसमें कैलकुलेशन कर रही है, देख रही है क्या हो रहा है, दे आर वॉचफुल। वो उनका पूरा काम, मतलब दे आर नॉट फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स ना, दे आर नॉट फ्लर्टिंग विद गवर्नमेंट, उनका वो फुल डे काम है, उनका पार्ट टाइम जॉब नहीं है राहुल गांधी की तरह कि कभी कर ली। जैसे ना अभी तो वो LOP हैं जी, जैसे पिछली पार्लियामेंट में वो LOP नहीं थे, उनकी अटेंडेंस पता है, आप हर सेशन की अटेंडेंस आ जाती है ना, 20%, 30%, बहुत हुई तो 40%, उनका एवरेज 40-42% अटेंडेंस है। अखिलेश यादव का देख रहा था, इस अभी जो पार्लियामेंट चल रही है 30% अटेंडेंस। अभिषेक बनर्जी का देख रहा था 15% अटेंडेंस, 16% अटेंडेंस। मतलब हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 32 टिकट मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, एयर टिकट 32 एयर टिकट्स मिलते हैं। अब 3 ही बार बस पार्लियामेंट लगती है, 4 बार मान लो जो बजट सेशन का फॉलोअप सेशन होता है उसको मिला के, और सबको दिल्ली में बड़ा बंगला मिलता है एक। तो आप भाई मेरे पैसे, मेरे मतलब हम सबके टैक्स पेयर के पैसे से आपको 32 टिकट मिल रहे हैं, आपको दिल्ली में बड़ा मिल रहा है, उसका यूज़ करके कम से कम 70-80% अटेंडेंस तो ले लो। कंपेयर करता हूँ योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंटर तो 19 साल, उनकी अटेंडेंस कितनी है? 80, 85, 90, हर सेशन में देख लो सारा रिकॉर्ड निकाल के। इससे निकलता है आप आए क्यों हैं राजनीति में? आए थोड़ी सी तफरी करने, 4 फोटो खिंचाने, 4 ट्वीट करने, या थोड़ा बहुत हा करने, या रियल काम करने? आप पार्लियामेंट में आपका बेसिक काम है जस्ट शो अप, दिखो तो। उसके बाद आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, कितनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स देखे हैं। अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के 0, 5, 3, नेशनल एवरेज के मतलब 1/10 नेशनल एवरेज होगा 50 डिबेट का, इनकी होंगी 5 डिबेट। नेशनल एवरेज होगा 3 प्राइवेट मेंबर का, 1.5 प्राइवेट का, 0 प्राइवेट मेंबर। क्वेश्चंस तो पूछते ही नहीं है, क्वेश्चंस मतलब जो आपको, क्योंकि क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ती है, आपको लिख के सबमिट करना पड़ता है, स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार क्वेश्चन, वो सब तो हम राजा लोग हैं, हमारे लिए तो ना बनाए, सब तो छोटे छोटे MPs के लिए बना। तो ये बिहेवियर नहीं है। जबकि उसमें अपोजिशन से अच्छे एग्जाम्पल है, सुप्रिया सूले हर समय अच्छी अटेंडेंस रहेगी, तरुण गोगोई हर समय अच्छी अटेंडेंस रहेगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, जबकि वो भी परिवारों से आते हैं, वो भी बड़े परिवारों से आते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में दिखेंगे आपको 80-85% अटेंडेंस होगी। राहुल गांधी, अखिलेश, इन लोगों ने मतलब इनके सिर पे चढ़ चुकी है सत्ता,
लंबे समय में लगे ये सब क्या छोटी मोटी चीज़ें, पार्लियामेंट वाले मेरे लिए क्या, मैं राजा आदमी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी, मतलब अगर यहाँ मोदी जी की अगर हम लीडरशिप देखें तो वो इतने सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर्स को फिर साथ में कैसे रख पा रही है? जैसे योगी जी हो गए, फडणवीस जी हो गए, राइट या फिर आप जितनी भी अगर यूनियन मिनिस्टर्स देखेंगे सबका अपना एक नाम और ब्रांड है, लोग जानते हैं उन्हें। राइट। तो फिर मोदी जी कैसे सबको साथ में लेके चल पा रहे देखिए यही कैडर बेस्ड पार्टी में एक फ़ायदा होता है ना, हैं? कैडर बेस होता है। कैडर क्यों होता है? एक किसी ध्येय की वजह से। हम्म, जब मैंने आपको एबीवीपी वाला एग्जांपल बताया था, क्योंकि हर आदमी काम कर रहा है कि भाई अगर मैं एक रोमांटिक सा ड्रीम बोलूँ तो भारत विश्व गुरु बने, भारत नंबर 1 इकॉनमी बने, हम्म, भारत की यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी हो, भारत का हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा हो, है ना? भारत जो की संस्कृति है, जो भारत का सनातन है, वो सबसे कम्युनिकेट करे, जो कर भी रहा है आयुर्वेद और योगा के फॉर्म में। हमारा तो आयुर्वेद और योग भी, हमारा ये आयुर्वेद एक उपवेदा है, उसी में आयुर्वेद है, उसी में योग है। तो वो उनका एक कॉज है ना? अब कांग्रेस से पूछेंगे तो कॉज कुछ निकलेगा नहीं आपको। वो कुछ तो बात करेंगे इधर की उधर की। कभी आपने देखा राहुल गांधी का टॉपिक ही चेंज हो जाता है, जैसे अभी अभी सेशन आएगा फिर टॉपिक आ जाए। टॉपिक कैसे उनके, मेरा फोन हैक कर लिया पेगासस लगा के, वो राफेल में चोरी करी, और फिर जब कोर्ट में गए तो माफी मांगनी पड़ी। उनके टॉपिक भी आर्टिफिशियल टाइप के हैं जो क्रिएट करते हैं सबसे पहले, थोड़ा टाइम क्रिएट करते हैं, फिर वो अंबानी का जो वो कौन सी रिपोर्ट थी, वो अंबानी का, क्योंकि अंबानी कह दिया कि अंबानी बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, तो अब अंबानी को डाउन करो, है ना? तो इस तरह के तो उनके मुद्दे होते हैं, जो आर्टिफिशियल से मुद्दे होते हैं, कोर्ट में जाके सब धराशायी होते हैं। आजकल वो SIR चल रहा है, आजकल वो कि वोट चोरी मतलब देखिए वोट चोरी से बड़ा ड्रामा नहीं हो सकता कोई भाई। आप चुनाव जीत रहे हैं वोट चोरी भाजपा ने 2014 में नहीं करी जब 272 ज़्यादा सीट आई, 2019 में नहीं करी जब 300 ज़्यादा सीट आई, 2014 में तो सरकारी आपकी थी भैया, तब नहीं करी वोट चोरी। जब 240 सीट आई तब वोट चोरी कर ली भाई, मतलब जब भाजपा का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है पिछले 15 साल में, पिछले 10 साल में, तब वोट चोरी हो गई। और उस वोट चोरी से आप भी जीत गए, अखिलेश भी जीत गए, डिम्पल भी जीत गई, सब जीत गए उस वोट चोरी से। मतलब वोट चोरी करके भाजपा ने राहुल गांधी को जिता दिया, अखिलेश यादव को जिता दिया, डिम्पल यादव। मतलब क्या ये बेवकूफ, जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? पागल है क्या हम लोग सब? कुछ भी। अभी अभी वो SIR पे बात चल रही है। अभी 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई अभी पिछले हफ्ते। कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। 70 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा, 40 से 50 कंट्री के इलेक्टोरल चीफ्स आए, जो आपके हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के जो काउंटर पार्ट होंगे, जो वहाँ के जो इलेक्शन चीफ्स आए, कंट्रीज़ के एम्बेसडर आए। हर कंट्री ने अनुमोदित किया कि हाँ, फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो आपका सिस्टम है और एक्सटेंसिव क्लीनिंग ऑफ वोटर सिस्टम का है, हम अपनी कंट्री में भी यूज़ करेंगे। ये सीखने आ रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार से, हमारे इलेक्शन कमीशन से। 70 देशों के लोग, अभी दिल्ली में हुई है ना, वो अननोटिस रह गई। मैंने कहा आपके पॉडकास्ट से लोगों को पता लगे, राइट? हमारे नहीं, ज्ञानेश कुमार को गाली देने में लग रहे हैं, जो इलेक्टोरल रोल्स क्लीन करने में लगा है। और जब कोर्ट मांगेगा, कोर्ट कुछ पूछेगा तो कुछ नहीं देने जाएंगे। देखिए एक ना, मैं आपको एक लिटमस टेस्ट बताता हूँ। जब भी आप इतनी सारी डिबेट सुनते हैं, कोई इसको गाली दे रहा है, कुछ को गाली दे रहा है, जब भी आदमी गाली देता रहे और उसको कंक्लूड ना करे कोर्ट में ले आके, मतलब फर्जी हो भाई। अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उनको मोदी के अगेंस्ट में कुछ बड़ा मिल गया तो कोर्ट में जाएगा ना बाबा जी। वो क्यों उसको अगर वो केवल टीवी में हिलाता जा रहा है, चाहे भाजपा का, चाहे किसी का हो, यानी वो केवल शगुफा है, मतलब वो केवल पॉलिटिकल बेट है, उसमें फैक्ट्स नहीं है, उसमें फैक्ट्स नहीं है, तो कोर्ट में जाएगा ना बाबा। क्यों नहीं? वो मोदी को डाउन करे ना, जाके खींचे ना, दिखाए ऐसा है, उन्होंने इतनी बड़ी बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस करी, ये हो गया, PPT दिखाया इतना बड़ा, कोर्ट में नहीं गए। और कोर्ट में जाएंगे जिस दिन धराशायी हो जाएंगे। राफेल में गए थे कोर्ट में, 2 बार माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। केजरीवाल गए थे, केजरीवाल के 3 बार उनको कोर्ट में जाके ऑफिशियल माफी मांगनी पड़ी। जेटली से माफी मांगनी पड़ी, एक सरदार जी पॉलिटिशियन, उनसे मांगनी पड़ी, और नितिन गडकरी से मांगनी पड़ी। जो आपने देखा था, केजरीवाल कहते थे मेरे हाथ में कागज हैं, मैं इनको जेल में लेके जाऊँ। तो गडकरी जी ने केस करा, भाई कौन से कागज है? तो मेरा नाम ले रहा था, मानहानि का दावा करा, कोई कागज नहीं थे, कुछ घर के बच्चे के कुछ नोट्स लेके ऐसे ही हिला रहे हूँ, नहीं क्योंकि था ही नहीं उनमें कुछ। भाई दिखाते ना कोर्ट में, 3 बार माफी मांगी ऑफिशियली। तो ये जो पब्लिक ड्रामा है ना, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर, ये घोटाला हुआ है, वो घोटाला, तो जाओ ना कोर्ट में बाबा, कोर्ट में जाके प्रूफ करो। ये कोई नहीं हुआ। तो ये लिटमस टेस्ट आप भी यूज करिए, जहाँ भी कोई भी देखिए इस पे इल्जाम लगा रहा है, उस पर इल्जाम, कोर्ट पे जा रहा है, कोर्ट में चलो, उसको रिलीफ नहीं मिला, कोर्ट में डेट 2 साल की लगी, वो अलग बात है, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लो, कोर्ट में लेके तो जाओ। कांग्रेस का एक फॉर्मूला, कांग्रेस ने फॉर्मूला बनाया कि इलेक्शन कैसे जीतना है, राइट? पहले तो अपोजिशन को पैदा ही मत होने दो, है ना, RSS को बैन करते रहो, जब लगे RSS को बैन कर दो, जब RSS बढ़ती हुई लगे RSS को बैन कर दो, ठीक है? फिर एक पूरी एक धर्म को, इस्लाम धर्म को, मुस्लिम को डरा के रखो कि देखो हिंदू बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें छोड़ नहीं देंगे,
उनको अपीज करते रहो, है ना। मतलब शाहबानो को छोटी सी एलिमनी ना मिले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में केस पास कर दिया, मतलब बिल पास कर दिया, ठीक है। और हिंदुओं को बांट दो, हिंदुओं को हिंदू मत रहने दो, उनको तुम कौन हो, अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, अच्छा तुम कौन हो, तुम यादव हो, तुम अलाना हो, तुम फलाना हो। तो वो तो अभी और भी उनमें से नहीं, वो तो अब उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया ना। हाँ। तो उसको आप इतनी जल्दी मिटा नहीं सकते ना। उसमें से किसी एक जाति को मिलाओ, मुसलमानों के साथ बनाओ और चुनाव जीत जाओ। और ये उन्होंने सबको सिखा दिया, सबको सिखा दिया। सो मच सो कि उनके नारे हो गए। मतलब मायावती कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और ये अब कभी कहीं कहीं जेएनयू में कहीं फिर बोला गया है। तो मतलब कि इन जातियों को हटाओ, इनका तो मुझे वोट ही नहीं चाहिए, मैं मुसलमानों को अपने साथ रखूंगी। और मुसलमानों को बताइए, आपके जीवन का ध्येय है बीजेपी को हराना। अच्छी गवर्नमेंट, वो रोड लाएगी, वो बिजनेस लाएगी, वो एयरपोर्ट बनाएगी, वो तो आपका कंसर्न ही नहीं है ना। आप तो बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, अपना वोटिंग ब्लॉक बढ़ाओ और बीजेपी को हराओ, बस ये आपका एम है। ये उनको डोपामाइन में डाल दिया उनको खूब सारा। और यही कांग्रेस ने सबको सिखा दिया, है ना, जो छोटी पार्टी सबको सिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने आके वो स्लेट मिटा दी इनकी कि भाई ऐसे नहीं होगी पॉलिटिक्स। मैं हिंदू को मिला दूंगा साथ में, मैं डेवलपमेंट के नाम पे भी मिलाऊंगा और हिंदुत्व के नाम पे भी मिलाऊंगा, मैं सबको मिला दूंगा साथ में। अब लड़के दिखाओ मुझसे। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मोदी इज विनिंग एवरी इलेक्शन, बट हाँ, द विक्ट्रीज अ पार्टी हैड इन लास्ट 10 years, पार्टी लाइक बीजेपी, आई डाउट वर्ल्ड में किसी भी पार्टी ने जिसका ग्रोथ इतना कम, मतलब 20-30 साल का ग्रोथ है, उसने इतने इलेक्शन जीते होंगे, इतने सारे एमएलए बनाए होंगे, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव बनाए होंगे, राइट। दैट्स नॉट फ्लूक ना, दैट्स अ स्ट्रक्चर बाय व्हिच इज गोइंग। एंड इवेंचुअली आई वांटेड टू सर्कल बैक टू द ग्लोबल ऑर्डर जो हम डिस्कस कर रहे थे सर। और उस पे जैसे मैंने आपको बताया भी था पॉडकास्ट के पहले, और मैं अभी उस पॉइंट को लाना चाहूंगा। जैसे आप पुतिन देख लीजिए, ट्रम्प देख लीजिए और मोदी देख लीजिए, तो जो ग्लोबल मीडिया है वो इन तीनों को हमेशा साथ में क्लब करके बोलता है कि ये वो तीनों हेडस्ट्रॉन्ग लीडर्स है पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर चला रहे हैं। शी जिनपिंग, बट अगेन शी जिनपिंग का अलग पॉइंट है, बट इन तीनों को तो ऑफ कोर्स क्लब किया ही जाता है। देखिए, तो आप कैसे देखते हैं उसके क्लब करने के कई रीजंस भी हैं, है ना। देखिए, पहले तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनको क्लब किया ही जाएगा, है ना। आदमी छोटी कंट्रीज हु डोंट मैटर, तो इंडिया इज अ कंट्री हु मैटर्ड। इंडिया मैटर्ड अर्लियर ऑल्सो, लेकिन इंडिया ने कभी अपना वेट को जाहिर नहीं करा, कभी अपने वेट को मैनिफेस्ट नहीं करा, कभी अपने वेट को दुनिया को दिखाया नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे आते थे, हमें पता ही नहीं लगता था। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो हमें सिम्बॉलिकली भी दिखता है, द वे मोदी ऑपरेट्स विद, नरेंद्र मोदी ऑपरेट्स विद द ग्लोबल लीडर्स, और क्योंकि हमारी प्रेजेंस भी है, द वे आवर फॉरेन मिनिस्टर ऑपरेट्स विद द काउंटर पार्ट्स, वो दिखता है हमें सामने सामने। पहले पता भी नहीं लगता था कौन आके कब चला गया। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनकी कंट्री में उनसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो उनको भी लगता है भाई ये क्या हो गया, मैं नहीं 1 लाख लोग इकट्ठा कर पाया। मतलब उनके जो बड़े बड़े स्टेडियम्स, उसमें ही डज अ डायस्पोरा मीटिंग्स, राइट। सो द पहले फॉरेन पॉलिसी ब्रेकफास्ट डिस्कशन नहीं था इंडिया में। फॉरेन पॉलिसी तो उन लोगों के लिए है, मतलब जो वो सब देखते हैं ना, जो फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स है। अब फॉरेन पॉलिसी चर्चा का विषय है। आप भी पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जयशंकर जी आपकी अदालत में आ रहे हैं, जो बिल्कुल ये घर घर का प्रोग्राम, उसमें जयशंकर जी आ रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बातें कर रहे हैं, राइट। सो फॉरेन पॉलिसी को एक घर का इशू बना दिया। एंड नरेंद्र मोदी सेज आल्सो, माय फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन माय कंट्रीज इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस लॉबी और दैट लॉबी। तभी अब भारत मल्टीलेटरल बॉडीज का पार्ट हो गया। पहले था कि हम नॉन अलाइंड होंगे, अब हम अलाइंड हैं। कभी हम I2U2 में भी रहेंगे, कभी हम ब्रिक्स में भी रहेंगे, कभी हम क्वाड में भी रहेंगे, है ना। हम G7 में भी इनवाइटी मेंबर रहेंगे। तो इसलिए हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से असर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि आपको हमारे यहाँ मार्केट को सबको हमें चाहिए ना, उसको सबको भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सामान बेचना है, भारत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, इंडिया के लोगों से काम करवाना, राइट। अभी तो यूएस में देखिए, मतलब कम से कम 20+ फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEOs इंडियन है, वो भी इंडिया से गए हुए इंडियंस, नॉट कि वो वहीं पे पले बड़े इंडियंस हैं। तो ये सब आपका वेट इंक्रीज करता है, राइट। और इस वेट को आप समवन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एबल टू यूटिलाइज इट। तो इसलिए ये जो बड़े नाम है जो आपने बताया, चाहे वो पुतिन है, चाहे वो ट्रम्प है, चाहे वो मोदी है, चाहे जीपिंग है, जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के लीडर होंगे वो एक साथ तो पुट कर ही जाएंगे। पर क्या मोदी जी को ऐसे लीडर्स के साथ क्लब करना सही है? नहीं, इसलिए नहीं है सही, क्योंकि देखिए पुतिन इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ही कम्स फ्रॉम, एंड रशिया इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, बट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस रशिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे डेमोक्रेसी वर्क्स इन इंडिया। इंडिया इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ना। उनके पास एक अश्योरेंस है कि मैं ही हूँ अगली बार ना। नरेंद्र मोदी को अपनी, नरेंद्र मोदी का द वर्क इज वेरी डिफरेंट, एंड सिमिलरली फॉर ट्रम्प ऑल्सो, है ना। इंडिया और अमेरिका की पॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव टफ पॉलिटिक्स। तो उनको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी केटर करना है, और
आप कंट्री को प्रॉस्पर्स भी बनाना है, जो फॉरेन नेशन उनको भी मैनेज करना है. समवन लाइक पुतिन एंड जीपिंग, वो इंटरनल वाला ट्रबल बहुत रेयर है. उनको पता है कि दे हैव अ सिस्टम जिससे वो दोबारा आ जाएंगे टिल द टाइम दे आर हेल्दी, टिल द टाइम दे आर मेंटली एजाइल, राइट. वर्सेस अमेरिका और यूएस. ट्रम्प इन केस, उनका जो बोलने का तरीका है उससे ही हाँ वो बड़ा अलग है. और वो क्यों कर रहे हैं कि वो जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हो रही है उसका वो ट्वीट डाल दे रहे हैं, उसके स्नैपशॉट. इट्स वेरी वियर्ड. लेकिन मोदी जी को भी कोट किया था अभी कि मोदी जी मेरे को सर बोल रहे थे. सर बोल रहे थे. ही इज डूइंग लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स. आई थिंक इनका तरीका, लेकिन वो तरीका प्रेशर करने का. ये पहले भी करते थे वो लोग. पहले क्या करते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के थ्रू कर लिया, वॉशिंगटन पोस्ट के थ्रू कर लिया, कोई विकीलीक्स के थ्रू कर लिया, है ना, आपकी बात निकाल दी. लेकिन अब प्रेसिडेंट खुद करने लग रहा है, जो अमेरिका की टिपिकल तरीका था एक आदमी को घेरने का. उसको यहाँ से घेरो, उसको वहाँ से घेरो, उसको दबाव डालो, उसको प्रेशर डालो कि वो रिएक्ट करे जो मैं चाहता हूँ, वो उस चीज़ पे साइन करे जो मैं चाहता हूँ. गाजा में जैसे अमेरिका चाहता है पूरा ग्लोब वैसे ही रिएक्ट करे. सोलर पे जो मेरी पॉलिसी है पूरा वर्ल्ड वैसे रिएक्ट करे. ये अमेरिका का पहले से दादागिरी चलती थी. अब उन्होंने ट्रम्प ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मतलब वेयरिंग ऑन द स्लीव कर दिया. वो उनकी पर्सनैलिटी स्टाइल है. बट अमेरिका इज नॉट बिहेविंग एनी डिफरेंट. इस बात से कंफ्यूज ना करें लोग. अमेरिका यूज्ड टू बिहेव, ये दादागिरी अमेरिका की पुरानी है. और पहले दो पोलर बाइपोलर सिस्टम था कि भाई दो पोल थे बड़े, रशिया और यूएस, सॉरी यूएसएसआर और यूएस. फिर वो कोल्ड वॉर के बाद वो खत्म हो गया. लेकिन अभी भी अब चाइना एक बड़ा पोल बन गया, तो अब चाइना और यूएस बड़े पोल है. लेकिन वो ये वर्ल्ड में हेजेमनी लेने का तो एक कॉन्टेक्स्ट चलता ही रहेगा ना. ये तो हम सबका है. आपका मन होगा कि आप सबसे बड़े यूट्यूबर बने, किसी और का मन होगा वो सबसे बड़ा, मेरा ऑथर है मैं सबसे बड़ा ऑथर बनूं. तो वो एक ह्यूमन एक्सीलेंस की, कंट्री एक्सीलेंस की एक अटेम्प्ट होती है. आई थिंक वो हर समय रहेगी. वो अमेरिका की अटेम्प्ट है. और जब आप बड़े बनेंगे तो किसी को दबा के बनेंगे. तो वो अटेम्प्ट चल रहा है उनका. और आपको कभी ऐसा लगता है जैसे ट्रम्प है या फिर मोदी है या फिर शी जिनपिंग हो गए या फिर पुतिन हो गए, ओवरऑल अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट की बात करूं, ये अपना साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में, ओवरऑल ग्लोब के बीच में? साइकोलॉजिकल क्या, देखिए किसी भी लीडर की, किसी भी बड़े आदमी की होती है कि मेरी एक मेमोरी रहे, राइट, मेरी एक छाप रहे, राइट. तो और अगर वो इट्स डूइंग गुड फॉर द लार्जर पॉपुलेशन, उसमें कोई बुराई भी नहीं है ना. देखिए एक लीडर का लाइफ बहुत मुश्किल होता है जी, किसी भी लीडर का, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो. डोनाल्ड ट्रम्प आपको हंसते हंसते दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं उनका लाइफ बहुत आसान है, राइट. उनका खुद का पर्सनल लाइफ ना, सुबह से उठ के रात तक ही हैज टू डिसाइड राइट एंड रॉन्ग, बैड एंड गुड, लेकिन टू डिसाइड, राइट. ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन सोते रहेंगे और कभी 5 मिनट उठ के थोड़ा सा काम करके फिर ट्वीट करके सो फिर टूट गए. ऐसा नहीं ना, मतलब इट्स आउटकम ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट. इस हार्ड वर्क में आपका मोटिवेशन क्या है? आपका कुछ तो मोटिवेशन है. एक मोटिवेशन है कि मैं अगला चुनाव कैसे जीतूंगा. ये तो हर पॉलिटिशियन का, हर पॉलिटिकल पार्टी का मोटिवेशन है, विच कीप्स देम अलाइव, विच कीप्स देम वर्किंग. सेकंड है कि मैं अपने देश के लिए अच्छा क्या करूंगा, है ना. इसके कम लोग होते हैं आपको, उसमें आपको नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग मिलेंगे. मैं अपने देश के लिए अच्छा क्या करूँगा. तीसरा क्या है कि मैं अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाऊँगा, कि भाई मैं जब नहीं रहूँगा या जब मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊँगा, मेरी क्या लेगेसी होगी. जैसे हम आज भी जो इंश्योरेंस सिस्टम है, हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है, बराक ओबामा टाइम में उसे ओबामा केयर बोलते हैं, और वो ऐसे ही बोला जाएगा. वो हट भी जाएगा तो कहेंगे ओबामा केयर चला गया, राइट. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कैनेडी के टाइम की होंगी. आज भी जो न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है उसका नाम है जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, राइट. तो आदमी अपनी लेगेसी भी छोड़ना चाहता है. ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई आपको, कि मैं इलेक्शन दोबारा कैसे जीतूंगा, मैं अपने देश के लिए अच्छा क्या करूंगा, और मैं अपनी लेगेसी क्या छोड़ूंगा. किसी भी लीडर को ड्राइव करेगा, तो इसके लिए उनको पुल करना इज नॉट ए गुड आइडिया ना. वो भाई वो क्योंकि काम बहुत कॉम्प्लेक्स है. आपको कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना. क्या मोटिवेशन चाहिए उसको? आपको क्या मोटिवेशन है कि भाई मेरे पॉडकास्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, है ना. वो मोटिवेशन इज वेरी वैलिड मोटिवेशन, कि भाई आप कंटेंट जब इतनी मेहनत से बना रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल विल वॉच. तो उनके भी कुछ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. आई एम श्योर यू आल्सो यूजिंग सम ट्रिक्स टू मेक श्योर योर सम गुड एंड बैड ट्रिक्स टू मेक श्योर योर कंटेंट गोज वायरल, राइट. तो वो भी, उनके भी कुछ मोटिवेशन है. सो आई थिंक लेट्स नॉट जज देम, नॉट जज देम. वो अपने काम से जज करिए उनको. मैं बात कह रहा हूँ उनका काम जो आउटकम है फॉर द लार्जर पॉपुलेशन, जो भी उनका, जैसे ट्रम्प, बहुत सारे जो मागा पॉपुलेशन उनके लिए बहुत बड़े मसीहा भी हैं सब. भाई हम तो केवल अपने, देखिए जो किसी देश का जो दुश्मन है वो उस देश के लिए तो एंजल है ना जी. जैसे मैं जब यूके जाता हूँ तो यूके में जो मुझे बड़े, जैसे चर्चिल है, चर्चिल का सबसे बड़ा स्टैचू लगा है ट्रफालगर स्क्वायर के पास कहीं लगा है, नहीं बिग बेन के पास कहीं लगा है. अब चर्चिल वॉज अ विलन फॉर इंडिया. चर्चिल ने जो भारत के साथ करा, उससे बुरा कुछ हो सकता है? चर्चिल यूज्ड टू टेल कि ये तो कंट्री नहीं है, ये तो छोटे छोटे राज्यों में टूट जाएगी. व्हाट इज दिस कंट्री, ये कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, लैंग्वेज अलग है, खाना अलग है, कपड़े अलग है. अभी वो अलग बात है कि वो लोग सब मिलने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में. इंडिया इज ए यूनाइटेड कंट्री.
1947 से जिस तरह का हमारा मैप था वही मैप है हमारा। वो लोग दे आर ट्राइंग टू जोड़ो देयर मैप, राइट। लेकिन अब चर्चिल इज अ हीरो थे, तो उनका हीरो हमारा हीरो नहीं हो सकता, उनका हीरो हमारे लिए विलन है। हमारे लिए विलन है। तो ये तो होएगा, लेकिन ना आई थिंक लेट्स नॉट जज पॉलिटिशियंस का अपना क्या मोटिवेशन है टू सर्वाइव इन द टफ जॉब कॉल्ड पॉलिटिक्स, टू सर्वाइव इन अ टफ जॉब लाइक लीडिंग ए नेशन, राइट। जस्ट जज देम बाय देयर आउटकम्स दे आर लीडिंग। और जो लोग ये बार बार ये आर्ग्यूमेंट लाते रहते हैं मीडिया में कि ऑटोक्रेसी आने वाली है या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी जिस हिसाब से पोलराइजेशन होने वाली है, कहाँ आने वाली है हमारे यहाँ? नहीं हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता हो सकता, वो तो 2024 के इलेक्शन में पता चल गया लोगों को। बट इन जनरल ग्लोबल ऑर्डर में जैसे चीजें चल रही है, अभी बीजेपी का भी बार बार आता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी चीज हो जाए इम्प्लीमेंट, वो बात कर रहे हैं। ट्रम्प के बारे में हमने बात कर ही ली, तो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक वर्ल्ड की तरफ क्या हम जा रहे हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई कंट्री बड़ी होगी, कोई लीडर बड़ा होगा, कोई लीडर मल्टीपल बार चुना जाएगा, तो पॉलिटिकल पंडित्स के बाद जब कोई टर्म नहीं बचेगी, राइट, तो उसको ऑटोक्रेटिक बोल देंगे वो। इट्स अ वेरी लेजी एनालिसिस। आप देखिए ना नरेंद्र मोदी क्यों जीते, ट्रम्प एक बार हारने के बाद फिर क्यों जीत गए, उसको एनालाइज आप नहीं कर पा रहे, तो अरे ऑटोक्रेटिक इज इजी है ना। जैसे आप देखिए ना भाई, हमारे यहाँ एंटी इनकम्बेंसी एक टर्म था, इंडियन मीडिया पे आता हूँ मैं, एंटी इनकम्बेंसी एक टर्म था कि भाई एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट ओनली। बीच का अगर हम मोरारजी देसाई का टाइम छोड़ दें, इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया। वो तो प्रो इनकम्बेंट थी, लेकिन वो प्रो इनकम्बेंट तब थी जब देयर वाज नो अपोजिशन पार्टीज। तो तब प्रो इनकम्बेंट होना तो क्या बड़ी बात है। आपकी सरकार रिपीट होती जा रही है क्योंकि दूसरी पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही सारी सीटों पर, ठीक है। जैसी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हुई राजीव गांधी के बाद, इनफैक्ट वन शुड से राजीव गांधी वाज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली फॉर कांग्रेस। उसके बाद से तो कभी बहुमत में नहीं आया वो। राजीव गांधी के टाइम में आए थे, उसके बाद से तो कभी उनको सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। उसके बाद से तो कभी 272 भी नहीं हुई कांग्रेस। राजीव गांधी के टाइम में 1984 में आई थी, आफ्टर द बिकॉज द सिंपैथी ऑफ इंदिरा गांधी डेथ। उसके बाद से तो 89, 91, 96, 98, 2004 और 2009 में जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, एक बार कुछ 150 सीट थी, एक बार 200 सीट थी। एंड नरेंद्र मोदी इन दिस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पुश द बार टू 270 प्लस एंड 300, राइट। तो इसी तरह से जज करना चाहिए उनके आउटकम से, उनके परफॉर्मेंस से हम लोगों को। और बार बार अब क्योंकि हम मोदी जी की इतनी बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि कांग्रेस या जो लेफ्ट लीनिंग इंडिया का सर्कल है वो मोदी जी को बोलता है कि वो नेहरू जैसी उनकी इमेज बनाने की कोशिश करती है बीजेपी बार बार, या इंदिरा गांधी जैसी, या इंदिरा गांधी जैसी। क्या कह रहे हैं, मतलब जस्ट वही ग्लोबल ऑर्डर में उनके बारे में बात हो, पूरा प्रचलन हो, वो एक इंडिया के लीडर ना रहे, ग्लोबल लीडर रहे। इंदिरा गांधी जैसी अपफ्रंट इमेज बन जाए, जैसे वो बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी इंदिरा गांधी अपने डिसीजंस के साथ। लोग कहते हैं कि मोदी जी का भी वैसे इमेज बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आपको ऐसा लगता है? देखिए वो इमेज मेरे ख्याल से कोशिश कर रही है कि इमेज बन जा रही है। अगर ये एंड दे आर मोर रिएक्टेड टू द ग्लोबल ऑर्डर। जैसे जो इंटरनेशनल लीडर्स या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की रेटिंग होती है, अब उसमें योगी जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लीडिंग फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स विद 70 पॉइंटर। जो उनके सेकंड वाला है वो 50 पॉइंटर पे है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रही है? अब वो एक एजेंसी है, वो कर रही है, उसमें नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, उनका एक अपना फ्लेयर है, उनकी एक पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो वहाँ पर डायस्पोरा से बात करते हैं। सो दे आर फाइंडिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स कि कैसे एंगेज हो, एंड बिकॉज ऑफ सच अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स उनका नाम बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर वो नेहरू जैसा नहीं, मतलब उतनी ऐसी इमेज बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज ही इज डूइंग, आप किसी और के साथ ऐसा कर भी नहीं सकते ना भाई। आपका प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए ना उस लेवल के ले जाने का। मैं कल एक मोबाइल फोन बनाता हूँ जो एप्पल से टक्कर ले, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट भी तो उस लेवल का बनाना पड़ेगा। सो नरेंद्र मोदी हैज़ इन इट इन हिमसेल्फ कि वो उस लेवल पे आप प्रोजेक्ट कर सकें उसको। और उन्होंने इलेक्टोरली भी दिखा दिया है। उन्होंने इंदिरा गांधी का कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर वो फिर 29 में जीत जाते हैं और 2-3 साल बन जाते हैं, तो 17 साल का कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। और नेहरू ने कब था रिकॉर्ड नेहरू का? इन अ वेरी नॉन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जब हार्डली अपोजिशन पार्टीज थी, जब हार्डली मीडिया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हाँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बट कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं थी ना उस समय, बिल्कुल भी नहीं, हार्डली नहीं थी। मीडिया कंट्रोल था, कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। पहले तो रेडियो हुआ करता था, आपके पास ही आपका ऑल इंडिया रेडियो, आप ही का दूरदर्शन, जब भी दूरदर्शन आया उसमें सर्वाइव करे। एंड नरेंद्र मोदी केम इन अ सुपर 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 कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जहाँ एक मतलब अरविंद केजरीवाल भी खड़े होकर 10 साल सरकार बना लेते हैं, कोई नई पार्टी भी आती है। सो ही इज पार्ट ऑफ अ रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम से निकल के आए नरेंद्र मोदी। बट सिंस नेहरू केम फ्रॉम अ
वेरी वेरी कोजी सिस्टम, जिसमें आपको पता ही होगा कि जब पहली बार तो वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे 1947, पहला इलेक्शन तो 1951 में हुआ, और वो सेलेक्टेड कैसे हुए, जो उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही 3-4 साल जो पहली प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उसके लिए क्या हुआ, सारी कांग्रेस कमिटीज में पोल हुआ, उसमें से 14 थी शायद कमिटीज, उसमें से 12 ने सरदार पटेल को वोट दिया, लेकिन क्योंकि गांधी जी के चहेते नेहरू जी थे, उन्होंने उसको कन्विंस कर लिया कि नहीं बनने, आप जवाहर को बनने दो, और उन्होंने पटेल जी ही गेव अप। तो ऐसे तो नेहरू जी बने हैं, एंड टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टाइल, बाय सिलेक्शन, बाय फेवर ऑफ गांधी जी, रादर देन बाय द सिलेक्शन ऑफ कांग्रेस कमिटीज, राइट। तो वहाँ उस तरह से वो बने पहली बार, और उसके बाद क्योंकि कंपटीशन नहीं था तो वो बनते गए कई बार, और जैसी कंपटीशन आया, पहली बार मोरारजी देसाई बने, लेकिन फिर रियल कंपटीशन बीजेपी ने देना शुरू करा उनको। जब बीजेपी के पास पहले अटल बिहारी वाजपेयी मूव्ड देम, एंड नाउ नरेंद्र मोदी मूव्ड देम बाय माइल्स। सोचिए, जो पार्टी 400 सीट पहली बार लेके आई थी ना 1984 में, अब वो मतलब इस इलेक्शन में तो 100 के पास टच हो रहे हो, वो 40 वाले पे आ गई है ना, विच इज़ लाइक ड्रास्टिक फॉल ऑफ ए पार्टी। और जैसी वो कॉम्पिटिटिव है, मतलब अब तो कांग्रेस को ओनली सर्वाइव इन अ वेरी कोजी एनवायरनमेंट, ज़्यादा ऑपोजिशन ना हो, जब अब हमारी ट्रिक्स चलती रहते, जैसी उनकी ट्रिक्स चैलेंज हुई, जैसी उनको रियल कंपटीशन मिला, दे वर थ्रैश्ड टू 40। जो योगी जी का भी अगले साल जो चुनाव होने वाला है, जो यूपी में चुनाव होने वाला है 27 में, उस पे योगी जी का तो स्ट्रॉन्ग होल्ड, सब लोग बात करेंगे उस बारे में, पर अखिलेश जी का स्टैंड आप कैसे देखते हैं? अभी तो आपने उनकी अटेंडेंस के बारे में बता ही दिया, बट इन टर्म्स ऑफ हिम स्टैंडिंग अगेंस्ट योगी जी, हाउ डू यू सी दैट? देखिए अखिलेश, मैंने बोला जैसे बीजेपी के सामने जो बड़े चैलेंज हैं, जो बड़े नेम्ड लीडर्स हैं, उसमें से एक स्टालिन फैमिली हो गई, एक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव फैमिली हो गई, और एक ममता बनर्जी फैमिली हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव फैमिली थी, बट दे आर डाउन एंड आउट फ्रॉम मल्टीपल इलेक्शन, वे आर ऑलमोस्ट आउट नाउ, राइट। यही 2-3 है, और इन लोगों के पास, जैसे अखिलेश यादव के पास एक इनहेरेंट एडवांटेज है, उनके पास एक 18% का मुस्लिम ब्लॉक है, जिसके मन में भर दिया गया सालों से कि उनका एम है लाइफ में बीजेपी को हराना, उत्तर प्रदेश का विकास हो, सड़कें बने, एयरपोर्ट आए, महंगाई बढ़े घटे, उत्तर प्रदेश का विकास हो, ब्रांड बने, वो कोई उनका मतलब नहीं है। और वो बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे भी होंगे, घर भी मिला योगी सरकार में, हाँ मिला, राशन मिला, हाँ मिला, टॉयलेट मिली, हाँ मिला, गैस का चूल्हा मिला, वोट किसको करेंगे? अखिलेश को। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को हराएगा, तो एक तो उसके पास वो वोट है। फिर जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश थे, तो उन्होंने इतनी यादव भर्तियां करी, तो एक यादव वोट उनके साथ भरा हुआ है, कि उनको लगा ये यादव आएगी तो हमारी सरकार बनेगी। इनफैक्ट पहले तो जो लड़ाई थी वो यादव दलित थी, यादव बनाम दलित, दलित पॉलिटिक्स मैनेज करती थी मायावती, और यादव पॉलिटिक्स मैनेज करते थे मुलायम, जिसके साथ जो भी जीतता हुआ लगता था मुसलमान उसकी तरफ चला जाता था। तो ये मीम बन जाते थे, ये MY कॉम्बिनेशन बन जाते थे, तो यही अल्टरनेट होता रहा, है ना। जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने पूरी, मैंने बताया, सिस्टम बिगाड़ दिया, योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया, योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम को और बिगाड़ दिया, और फिर 22 में फिर से मुख्यमंत्री बन गए, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ले आए। अब अखिलेश अपनी पुरानी बातें कितनी बताते हैं कि मैंने अब जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस में बना, तो पता नहीं क्या कहते हैं, नहीं तो हमने सोचा था। अरे ये कैसा आर्गुमेंट हुआ? सोचा था मैं आपका पॉडकास्ट कोई करे और कल कोई एक आदमी करे, नहीं तुमने गलत कर दिया, तो हमने सोचा था ये क्वेश्चन, तो अरे सोचा था तो करो ना, आपने नहीं करा तो पहले। लेकिन उनके पास इनहेरेंट एडवांटेज है। क्या इनहेरेंट एडवांटेज है उनके पास? कि उनके पास एक वोट बैंक है उनके पास, मतलब वो 25 पे तो शुरू करते हैं, 25% वोट पे शुरू करते हैं रेस को। तो भाजपा से तो जो उनका कोर वोटर है वही नाराज हो जाता है। आज ब्राह्मण नाराज है, आज ठाकुर नाराज है, आज बनिया नाराज है, आज सवर्ण नाराज है, आज ओबीसी नाराज है, मतलब कोई भी नाराज होता है भाजपा से ना। तो भाजपा का वोटर बड़ा प्राइसी है, वो तोलता रहता है, अच्छा थोड़ा, चाहे कितना भी अच्छा करा उसने, मेरा जीवन बना लिया, और राम मंदिर के लिए मैं 500 साल से वेट कर रहा था, मेरी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी उत्तर प्रदेश में, मुझे पीने का पानी नहीं मिलता था अच्छे से, यहाँ से अब मिल गया सब, लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया, कुछ मुझे लगा भी गड़बड़, तो मैं अखिलेश को वोट दे दूंगा, मैं जाके मर जाऊंगा लेकिन अखिलेश को वोट दे दूंगा। तो भाजपा का वोटर है प्राइसी, इनका वोटर है कमिटेड, तो इनको ये एडवांटेज तो है। पर इनका वोटर कमिटेड क्यों है अखिलेश का? इनका वोटर एक तो मुस्लिम वोटर है, उसको तो सालों से उसको है ही एंटी, उसको बना दिया गया कि भाजपा को हराना आपके जीवन का ध्येय है। उनके मुल्ले मौलवियों ने भी समझा दिया वो बात, वो कांग्रेस ने भी समझा दिया है ना। कांग्रेस के जो मैं चट्टे बट्टे बोलता हूँ, चाहे वो अखिलेश हो, है ना, जो उसी से निकले हैं, उसी विचारधारा से निकले हैं, चुनावी विचारधारा से निकले, उनके पास ये फॉर्मूला दे दिया गया, तो उनके पास वो कमिटेड वोटर है। यादवों के लिए जैसे लंबी समय यादव दलित लड़ाई चली उत्तर प्रदेश, जब मायावती और मुलायम का टाइम था, तो उनको लगा भाई हमारी सुरक्षा इनके पास। जो नए लड़के, ऐसा नहीं है, जो नए लड़के आ रहे हैं वो भाजपा की तरफ स्विंग हो रहे हैं, वो या भाजपा की तरफ, या जो उनका अपना विवेक है, जो उनकी अपनी चॉइस है, वो किसी स्ट्रीम की वजह से SP या BJP को नहीं वोट कर रहे।
तो ये जो एडवांटेज है अखिलेश का। लेकिन अखिलेश मेरे ख्याल से उनके आसपास कोटरी या उनके पास एक बहुत कमिटेड ग्रुप नहीं है कि वो हर जिले में जा रहे हो, यहाँ पे अनशन, यहाँ पे धरना, यहाँ पे वो ट्विटर की वॉर, और वो हर 4 दिन में एक मस्खरी टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं जिसमें वो हंसी ठट्टा होता रहता है। जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लेता है कहता तुम बीजेपी वाले हो, तुम बीजेपी वाले हो। तो ये उनका टिपिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टाइल है। और बड़ी अटपटी सी बातें, उनके स्टैंड चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये SIR के थ्रू वोट चोरी हो, जो उत्तर प्रदेश में SIR हो, वोट चोरी हो रही। फिर बीच में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा देखिए हमारा कोई वोट कटने ना पाए, 2-3 करोड़ वोट कटे हैं, अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए और चेक करिए। तो अखिलेश ने कहा, खुश हो गए एकदम से, देखो भाजपा के वोट कट रहे हैं। अभी तक तो वो SIR सपा के वोट काट रहा था, 10 दिन बाद वो भाजपा के वोट काटने लगा। फिर किसी ने कहा नहीं, आप SIR के फेवर में नहीं बोल सकते कि चुनाव हार गए तो फिर थिगड़ा किस पे फोड़ेंगे, तो फिर वो SIR के अगेंस्ट में हो गए। तो मतलब इस सॉलिड पॉलिटिशियन का बेस नहीं है उनका ना। वो उनको ऐसा लगता है कि वो जो 2012 में उन्होंने अपने पिताजी को धक्का दे के माइक छीन के सत्ता उनसे ले ली थी, वो 2017 तक उनका जो खिलौना था वो छीन लिया किसी ने। वो खिलौना तो मेरा ही है, वो घर में तो मुझे ही जाना है। सो मच सो कि जब जो चीफ मिनिस्टर आवास, उनको चीफ मिनिस्टर को एक आवास था उनका, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो खाली करना है तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा इससे। जब बिल्कुल ऑर्डर पे जाना ही पड़ा तो बिल्कुल टोटी वोटी उखाड़ के ले गए। जो लोग डिलीवरी लेने गए घर की, वो ऑफिसर्स बताते हैं, वो लोग बताते हैं अधिकारी कि टाइलें टूटी पड़ी थी, पानी बह रहा था। उन्होंने एक्सपेंसिव टोटियाँ लगाई होंगी, सुना उन्होंने लाखों रुपए की टोटियाँ लगाई थी, है ना। ठीक है, वो निकाल के तोड़ के गए यार, तो निकाल लो, लेकिन प्लास्टिक वाली लगा के तो एक 50 रुपये वाली लगा तो दो। पूरे कमरे में पानी हो रहा है, टाइल्स टूटी हुई है, कुछ स्विमिंग पूल बना रखा था उन्होंने। तो उनका जो सीएम आवास में, जो उनका नहीं सीएम आवास में नहीं, जो उनको सीएम से हटने के बाद मिला, अच्छा, एक आवास मिलने की पहले प्रथा थी, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो खत्म हो गया सिस्टम। तो सबने दे दिया, मायावती जी ने दे दिया, राजनाथ जी के परिवार ने दे दिया, कल्याण सिंह के परिवार ने हैंड ओवर कर दिया घर वापस। मतलब बसपा भाजपा के लोगों ने, जो भी पुराने सीएम रहे, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। ये कह रही मैं तो जाऊँ, जब बिल्कुल ही दबाव हुआ तो गए, तो ऐसे गए। आपने कहा ये छोटे बच्चे नहीं होते कि अच्छा मुझसे नहीं होता, मैं तोड़ के जाऊँगा। तो मतलब ये बिहेवियर ना बड़ा इमेच्योर बिहेवियर है। उनकी बातें, मतलब कोरोना की वैक्सीन आई तो उनका एक आदमी कह रहा है कि इससे तो इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। ये कितनी सैड कमेंट्री है। मतलब आपको प्राइड लेनी चाहिए कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने 2 वैक्सीन डेवलप करी है, ऑक्सफोर्ड के फॉर्मूले से, एक अपने फॉर्मूले से, कोविड शील्ड और कोविड वैक्सीन, ये कह रहे हैं भाजपा की वैक्सीन। मतलब इस लेवल की जो निचली पॉलिटिक्स है, जबकि वो खुद ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पहले बैंगलोर में जाकर उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में मैंने जैसे बताया बिना पढ़े लौट आए वो। लेकिन वो जो आलस की हैबिट है ना, वो अभी से बनी हुई है। जैसे ना एक बात बार बार कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में एक सिमिलैरिटी है बड़ी इंटरेस्टिंग, है ना। सिमिलैरिटी दोनों में, एक तो दोनों की एज बिल्कुल आसपास है जी, है ना। 1 साल छोटे हैं अखिलेश यादव योगी जी से, तो बिल्कुल ही सिमिलर कैटेगरी हो गई ना एज, है ना। दोनों ने BSc करी है, दोनों ने मतलब बैचलर्स करी है, और दोनों ने मास्टर्स ड्रॉप कर दी है करते करते। अभी कितनी सिमिलैरिटी है सोचिए, है ना। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मास्टर्स ड्रॉप करी संन्यास के लिए, तपस्या के लिए। अखिलेश यादव ने अपनी मास्टर्स ड्रॉप करी आलस के लिए। आलस के लिए मतलब उन्होंने अपनी डेजिटेशन सबमिट ही नहीं करी। कैन यू इमेजिन। मतलब आखिरी में जब भी किसी विदेशों में ये ट्रेंड है, मेरा भी क्योंकि यूके से मास्टर्स हुआ है, तो आपको 10,000 वर्ड की एक डेजिटेशन करनी पड़ती है, जो सच में एक्सटेंसिव होती है। आपको एक PhD जितना नहीं, लेकिन एक ओरिजिनल वर्क, बॉडी ऑफ वर्ड्स करना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, उसको रेफर करना पड़ता है, एक नया कंक्लूजन पे अराइव करना पड़ता है। मेहनत का काम है। हम राजा के बेटे, हमारे तो ना बना, हम तो पढ़ने खेल कूद करने गए थे इधर, वापस आ गए तो अपनी डेजिटेशन ही सबमिट नहीं करी। भाई किसी और से लिखवा ही लेते, कुछ तो करते ऐसे ही आ गए। तो वो अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और लेकिन जो अपना इलेक्शन का पर्चा है उसमें केवल बैंगलोर वाली डिग्री क्योंकि उन्होंने पूरी नहीं करी। सबको पता है उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी। तो मतलब तो योगी आदित्यनाथ ने अपना मास्टर छोड़ा तपस्या के लिए, अखिलेश यादव ने अपना मास्टर छोड़ा आलस के लिए। तो ये जो है ना, ये थीम है दोनों का। यही अखिलेश यादव की आगे की पॉलिटिक्स दिखाता है। उनका आलस उनको कहाँ तक ले जाएगा पता नहीं, लेकिन उनके पास जो धरोहर है एक वोट बैंक की, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो। मतलब भाजपा अपनी गलती से हार जाए तो हार जाए, अदरवाइज अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं कर लेंगे जिससे वो जीत जाए। एक आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे बीजेपी की जो स्टेट है, जैसे जो उन्होंने मेजॉरिटी जो इतने सारे राज्यों में कर ली है, और पूरे माहौल को देखते हुए अभी अगर आपको मोदी जी को ऐसे कुछ एडवाइस देना हो, मतलब लिटरली हार्ट टू हार्ट ऐसे, तो आप क्या देना चाहेंगे, अभी क्या बोलना चाहेंगे? देखिए 2 या 3 एडवाइस नरेंद्र मोदी को एडवाइस देने का ना मेरा पे ग्रेड है, ना मेरी हैसियत है, ना औकात है। लेकिन हाँ,
एक ओवरऑल सरकार को, जो भी सरकार रहे वो 3 चीज़ों पे काम करे। एक तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई को नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा बना दिया, है बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन उसको उस लेवल पे लेके जाएं, है ना। और जो कॉरपोरेटर हैं, मेयर हैं, लोकल विधायक हैं, उनका एक शेड्यूल कि वो अपने अपने शहर को, अपने एरिया को वॉच करें, बिल्कुल एक जैसे वो उन्हीं का एरिया है, पहली बात। दूसरा, जो भारत का जो करिकुलम है, जो हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उसको टॉप क्लास करें। अगर वो साइंस का है तो उसको टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से मैच करें। अगर वो ह्यूमैनिटीज़ का है, अगर वो हिस्ट्री का है, तो उसको जो भारत की सही हिस्ट्री जो एनईपी में आया भी है। तीसरा, जो मंदिरों का कंट्रोल है वो सरकार के पास ना हो, वो राज्य सरकारों का इशू है, लेकिन वो ऐसा कुछ अध्यादेश लाएं, ऐसा कोई बिल लाएं, स्टेट कंट्रोल ना हो, स्टेट कंट्रोल ना हो। क्योंकि जितनी भी चर्चेज हैं वो चर्च की बॉडी मैनेज करती है, जितनी भी मस्जिद हैं वो वक्फ बोर्ड मैनेज करता है, लेकिन जितने भी हिंदू के जो बड़े मंदिर हैं, जो तमिलनाडु के जो बड़े मंदिर हैं, वो गवर्नमेंट मैनेज, वो सरकार मैनेज करती है। उनका जो आप हुंडी में डाल के आते हैं वो सरकार के पास चला जाता है, उसका 20% बस मैनेज टेम्पल को मैनेज करने के लिए मिल जाता है। तो हिंदू फंड फॉर द हिंदू मनी, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि उनके दिमाग में भी होंगी, कोई नई बातें नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है सब चैलेंजिंग चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो उनके जैसा व्यक्ति कर सकता है। एंड मेरी तरफ से भी इतनी चीज़ें थी शांतनु सर, आई होप आपको मज़ा आया हो। मेरे लिए आनंद बहुत आया। इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था। इट वाज लवली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।